हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल कहा था आपको कि आवेश के गुणधर्म पढ़ने के बाद में हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे। इससे रिलेटिव जो भी हैं, जो आज तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटिव जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक के वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। ध्यानपूर्वक इनके सॉल्यूशन को देखना है और अच्छे से उसको याद रखना है। जो भी फॉर्मूले काम में आते हैं, जैसा उनका तरीका होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल करने के लिए हमें कहीं भी तरीके चाहिए। मतलब सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, उसके बाद में क्या पूछा है, तो उससे रिलेटिव क्या इसका फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को काम में लेते हुए हमें इसके सॉल्यूशन तक पहुंचना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिएगा। किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो आपको बताया था मैंने कि जब भी हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वह वस्तु सदैव धनावेशित होगी, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वह वस्तु सदैव कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। इसका कारण भी मैंने पीछे के वीडियो में बताया है। तो यहाँ है धनावेशित करना है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, निष्कासित करने पड़ेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में ये दिया हो कि ऋणावेशित करने में, तो आपको यहाँ दिया होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, वो वस्तु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि सिंस Q इज इक्वल टू 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे पूछा क्या है, n का वैल्यू पूछा है। तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है n इंटू E। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। ये भी हमने कल कहा था कि आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। तो Q इज इक्वल टू n, तो Q का वैल्यू हमें दिया गया है 1, n इंटू E, E की वैल्यू होती है आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हम जब n की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से जैसे हम डेसिमल को उठाएंगे तो 10/16, और ये जब ऊपर पावर जाएगी तो ऊपर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ से 10 की पावर 1 को हम इसके साथ में इंक्लूड करें, इसके साथ में लिखें तो ऐसा लिखा जा सकता है 100/16, इसकी एक पावर कम कर दीजिएगा 10⁻18। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 16 जो है इसका जब इससे डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 16 96 6 बार 6 और 4 बचेगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि 16 2 में 32 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से निष्कासित करने पड़ेंगे। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है वो पड़ेगा कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। अब की बार द्रव्यमान की बात की गई है, और सबसे पहला तो इसी से देखो, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम, ये Ng का मतलब है नैनोग्राम,
की वर्ती हो जाती है। इसका मीन ये है, हमने पहले ही बताया था द्रव्यमान से संबंधित आवेश के गुणधर्मों में प्रॉपर्टी में बताया था कि जिस भी बॉडी पर आवेश इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो वो अपना चार्ज तो लेके जाते हैं और साथ में अपना द्रव्यमान भी उसमें इंक्लूड करते हैं। तो द्रव्यमान में वृद्धि होने का तात्पर्य सीधा सा है कि उसमें उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं उनका टोटली द्रव्यमान उसके ऊपर हम मतलब उसके द्रव्यमान में वृद्धि के बराबर होगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ सॉल्यूशन नंबर 2। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, डेल एम हमें दिया गया है n 9.1 नैनोग्राम। ओके, हमें पूछा गया है कि इसको सबसे पहला क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। तो वही हमने कहा कि हम जानते हैं we know that हम जानते हैं कि डेल एम बराबर एन एम ई, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हम देंगे उनका टोटली द्रव्यमान उसके द्रव्यमान में वृद्धि के बराबर होगा। तो यहाँ हमें डेल एम का मान दिया गया है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मैंने लिखा था। तो हम बता सकते हैं यहाँ से n इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम ई, और डेल एम की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 9.1 नैनोग्राम। तो सबसे पहले मैं इसको SI पद्धति में बदल देता हूँ, 9.1 इंटू 10⁹ ग्राम, और इसको जब केजी में चेंज करेंगे तो इसके नीचे आधार का भाग दे देंगे तो 3 और दशमलव जो है आगे बढ़ जाएगा, तो 9.1 इंटू 10⁻12 केजी। तो यह आ गया द्रव्यमान इतना केजी ME। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ये आप याद भी रख सकते हैं, ME इज इक्वल टू इतना केजी। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आएगी 9.1 से 9.1 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻31 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव, तो दोनों में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻+31 और -12 है, तो इसको घटाएंगे तो 19 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जब हम इस वस्तु को देंगे तो उस वस्तु पर उसकी वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। दूसरा क्या कहा है कि आवेश का कितना मान होगा, तो आपको पता है आपने इतने यदि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो टोटली आवेश, ये पहला फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया है। सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो हमें पूछा क्या है Q इज इक्वल टू होगा कितना, तो हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू NE, N की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू हमें पता है, और आप Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू 10⁻19, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, और E है इस पे चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालोगे तो Q इज इक्वल टू देखो प्लस का 19 माइनस का 19 और ये कितना हो गया 16 कूलम, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, और 1.6 नहीं ओनली 1.6 कूलम, 1.6 कूलम। तो इसके ऊपर जो आवेश की मात्रा है वो हो गई 1.6 कूलम, तो हम उसको इतना चार्ज देंगे 1.6 कूलम। अब देखिएगा हमने जो कितने इलेक्ट्रॉन दिए 10⁻19 इलेक्ट्रॉन दी, उसके ऊपर चार्ज कितना स्थानांतरित हुआ 1.6 कूलम स्थानांतरित हुआ।
अब आगे क्या कहा इसने कि प्रकृति भी ज्ञात करो। तो प्रकृति का मतलब है कि यह जो इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब जो आवेश दिया गया है, उस आवेश का प्रकृति मतलब पॉजिटिव आवेश है या नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसकी प्रकृति क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम कहेंगे ऋणात्मक प्रकृति होगी, ऋणात्मक प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक, नेगेटिव। उसकी नेचर, उसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये क्वेश्चन दूसरा था। इसके बाद में हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। देखिएगा, एक कप जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आवेश पूछा है, धन तथा ऋण आवेश। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक कप जल में कितने जल के अणु हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये अवगाद्रो के नियम से हम जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि अणुओं की जो संख्या है उसको ज्ञात करने का जो तरीका है वो है भार बटे अणुभार, मतलब द्रव्यमान बटे अणुभार गुना अवगाद्रो संख्या। आप इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से आप 250 ग्राम 250 ग्राम जल में आप जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करोगे। उसके बाद में एक जल के अणु में, मतलब एक H2O में 1H2O, एक जल के अणु में कितने धन आवेश हैं और कितना ऋण आवेश है वो भी आप देखोगे। मैंने बताया था कि एक परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन इसके गिन लीजिएगा, इसके कितने प्रोटॉन हैं, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन हैं, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आधे तो प्रोटॉन होंगे, आधे दोनों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप एक H2O में कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन है ये ज्ञात कर लोगे, और उसके बाद में आप जब उसको हल करोगे तो आपके पास में एक कप जल में कितनी मात्रा में धन आवेश मतलब बराबर होगा, मतलब हम कहें न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आएगी, आंकिक मान दोनों का समान होगा, बट उनकी प्रकृति अलग अलग होगी। एक पे कैसा आवेश रहेगा, पॉजिटिव, और प्रोटॉनों का आवेश पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉनों का आवेश कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, परंतु दोनों का मान क्या आएगा, बराबर। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों को काम में लेकर अणुभार ज्ञात करना आपको आता होगा, 10th क्लास में पढ़ा है, जूनियर क्लास में पढ़ा है। तो आप सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, एक कप जल में कितने H2O हैं। यहाँ N जो आएगा वो क्या आएगा, H2O अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। और फिर आप एक जल के अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करोगे, और फिर आप जितने अणु आपके पास में हैं उससे मल्टीप्लाई करके आप कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कुल प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। और फिर आप इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आई उसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करा दो, प्रोटॉन की संख्या आई उसको प्रोटॉन के आवेश से गुणा, प्रोटॉन के आवेश से गुणा करा दो। कौन सा फॉर्मूला, Q = N, या तो प्लस होगा इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपको इसे ट्राई करना है, और इसकी जो भी इसका रिजल्ट आता है वो मुझे बताना है। इसके नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम लॉ। देखिएगा, कूलॉम लॉ, कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने 1785 में 1785 ईस्वी में उन्होंने अध्ययन किया दो आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया पर। तो प्रयोगों द्वारा उन्होंने क्या सिद्ध किया इसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम ने ये कहा, और ये कब दिया गया, 1785 में। कूलॉम ने ये कहा कि जब भी कोई दो आवेश
Q1 मान लीजिएगा एक चार्ज, और दूसरा आवेश मान लीजिएगा Q2। जब कोई भी दो चार्ज किसी निश्चित दूरी r पर किसी परिवेश में, किसी माध्यम में उपस्थित है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स Q1 और Q2 के बीच में, या तो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा या आकर्षण प्रकृति का होगा। मैंने शुरू में बताया सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। प्लस प्लस रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस भी रिपल्सन होगा, और प्लस माइनस और माइनस प्लस इन दोनों की नेचर अट्रैक्टिव प्रकृति की होगी। तो ये प्रतिकर्षण, या इनमें क्या होगा, आकर्षण। अभी हमें ये नहीं पता Q1 Q2 कैसे हैं, हमें सिर्फ इनके बीच में फोर्स ज्ञात करना है। तो Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा। तो कूलाम ने ये कहा कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल की, तथा दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग की। तो दोनों को मिलाकर जब हम लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम्स फॉर्मूला है दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का। अब देखिएगा यहाँ जो K है ये एक समानुपाती स्थिरांक है। K जो है वो एक क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात के लिए है और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। अब इसकी जो मात्रक होगा, ये यहाँ देखो, दूसरी एक और बात, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इस बिंदु को जहां भी लिखा है उसको नॉट बोलेंगे, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन। निर्वात की विद्युतशीलता का तात्पर्य होता है कि जो चार्ज हैं, जो आवेश हैं, ये अपने में से क्या निकालेंगे, विद्युत बल रेखाएं निकालेंगे। जिस प्रकार से चुंबक में से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, उसी प्रकार से आवेशों में से भी कौन से बल रेखाएं निकलेंगे हम पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तब इस चीज को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो निर्वात की विद्युतशीलता का तात्पर्य है कि निर्वात में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता क्या कहलाती है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। इसको एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इन दोनों की यूनिट क्या है, इसकी भी हमें यूनिट चाहिए, इसकी भी यूनिट, मतलब इसकी भी इकाई चाहिए, इसकी भी इकाई चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कहा था दुनिया का चाहे कोई सी भी भौतिक राशि क्यों ना हो, यदि आपको उसका इकाई ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस भौतिक राशि से संबंधित कोई भी फॉर्मूला आपको सामने लाना पड़ेगा। तो हमारे पास तो फॉर्मूला ये है, तो यहाँ से हम K का एक बार फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। तो देखो K का फॉर्मूला क्या आएगा, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब इन सब के हमें मात्रक पता है, तो इनके मात्रक, F का मात्रक जो है वो क्या है, न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक क्या होता है मैंने कल बताया था, कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है वो किसकी होगी, K की यूनिट होगी। तो हम यहाँ इस यूनिट को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिएगा, आप बात आई एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की का मात्रक क्या होगा, तो हमें पता है K और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका उल्टा कर दो और कुछ नहीं होने वाला है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ से या तो बना लो, K नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की यहाँ से क्या आ जाएगी, इकाई आ जाएगी। तो यहाँ इसका उल्टा लिख दो, कूलाम स्क्वायर अपॉन
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा कि एक समानुपाती स्थिरांक है और k की वैल्यू 1/4πε0, परंतु ये किसके लिए है? निर्वात के लिए है। जब ये दोनों आवेश किसमें रखे गए हों? निर्वात में रखे गए हों, निर्वात में रखे गए हों, तब यहाँ क्या आता है? Q मतलब k की वैल्यू 1/4πε0। अभी हम बात करेंगे यदि कोई दूसरा माध्यम उपस्थित है, यदि माध्यम की उपस्थिति है तो फिर क्या होगा? निर्वात तो समझते होंगे आप। निर्वात का मतलब है वह स्थान जहां कोई भी गैस की कोई कण उपस्थित नहीं है, उसको कहते हैं निर्वात। और यदि उसके अंदर कोई न कोई मटेरियल है, यदि यहाँ कोई किसी भी गैस के कण है तो वो एक क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। और उस माध्यम की उपस्थिति में यहाँ Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। और वो चेंज किसके कारण होगा? वो यहाँ वाली विद्युतशीलता के कारण होगा। यदि यहाँ निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता होगा, और यदि माध्यम है तो माध्यम की विद्युतशीलता होगी। तो देखिएगा, तो ये नियम क्या कहलाता है? कूलाम का नियम कहलाता है। तो हमने देखा कि निर्वात की उपस्थिति के अंदर फोर्स की वैल्यू आई k Q1 Q2, नहीं मैं सीधा ये लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, ये आया। और इसके अंदर हमने k का मात्रक एप्सिलॉन का मात्रक भी देख लिया, k का मात्रक देखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन का मात्रक देखा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको इन दोनों की विमाएं परीक्षा में पूछ सकता है, एग्जाम में इनकी आपको क्या पूछ सकता है? वो विमाएं। तो मैं इस एक ही एक विमा बता देता हूं, उसके बाद में आप इसकी तो क्या कर दोगे? इसके विपरीत कर दोगे। न्यूटन, तो याद रखना है आपको न्यूटन बल की विमा होती है m1L2T-2। तो बल की विमा कैसे निकालते हैं? तो आपको पता होना चाहिए F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m × a। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m1। यहाँ क्या आता है? त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ इसकी विमा होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब mt-2, m2 और t-2। लेंथ आएगा यहाँ, m1L1T-2। तो यहाँ जब हम यहाँ रखेंगे, हमारे पास में क्या है? न्यूटन, तो m1L1T-2 और मीटर स्क्वायर, तो लेंथ की विमा क्या होती है? L, तो L स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो मैंने कूलाम आवेश की विमा कल हमने बताई थी। आवेश की विमा कैसे ज्ञात करते हैं? Q बराबर IT से ज्ञात करते हैं। I का मतलब एम्पियर और T का मतलब समय। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे AT, तो AT याद रखना AT, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो L3, ये T ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा और A -1 हो जाएगा। तो ये जो विमा है वो किसकी आ गया? विमेय सूत्र, ये आ गया k का। और ये जो एप्सिलॉन है इसकी विमा इसकी विपरीत हो जाएगी, तो इसका ऐसा लिख सकते हैं m-1 L-3 T+3 A+1, मतलब प्लस है वहाँ माइनस कर दो, माइनस है वहाँ क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये इनका विमेय सूत्र आ गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? इसका विमेय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखो, हमारे पास में निर्वात के अंदर दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना आया है? दोनों बीच लगने वाला बल आया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो एक बात देखिएगा, यदि मान लो Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 कूलाम हो, r इज इक्वल टू 1 मीटर हो, इकाई में दिया, तो F निर्वात कितना होगा? तो हमें पता है F निर्वात सिर्फ इसके मान के बराबर होगा। इसका मान हमने बताया 9 × 10⁹। तो इतना न्यूटन बल दोनों के बीच कार्य करेगा। कब कार्य करेगा? आपको ये हो सकता है कि जब कोई दो आवेश इतने न्यूटन बल का अनुभव करें
तो बताइएगा उन आवेशों का परिमाण कितना है। तो आप कहोगे वो दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं तो उन दोनों का परिमाण कितना है, 1 कूलम। आपको ये कहेगा कि दोनों आवेश यदि 1 मीटर की दूरी पे रखे हों और उनके बीच में इतने बल का अनुभव हो रहा हो तो बताइएगा वो आवेश कितने कितने कूलम के हैं, तो 1 कूलम के हैं। तो 1 कूलम आवेश, उनके बीच की दूरी 1 मीटर, तो दोनों के बीच में निर्वात की उपस्थिति में कितना बल लगेगा, इतना बल लगेगा। ओके, ये हो गया एक फॉर्मूला हमारे पास निर्वात के लिए। दूसरा मैं बात करूं माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में क्या होगा, माध्यम की उपस्थिति में Fm, m का मतलब मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम, तो Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां क्या आ गया, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का तात्पर्य यही होगा कि माध्यम की मतलब माध्यम में से विद्युत बलरेखाओं की गुजरने की जो पावर या क्षमता है वो क्या कहलाती है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। अब देखिएगा यहाँ आया एप्सिलॉन और यहाँ आया एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट जब आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता हुई, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता हुई। ओके, अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं कि यदि माध्यम की उपस्थिति होती है, यदि माध्यम की उपस्थिति होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि इसके बीच में कोई कुचालक रखा हुआ होगा, यदि इनके बीच में कोई माध्यम कैसा होगा, कुचालक, तो इसकी विद्युत इनके बीच में लगने वाला जो बल F है वो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा, यदि यहाँ इनके बीच में सुचालक रखा हुआ है तो इनके बीच के अंदर बल का मान घटकर कितना हो जाएगा, 0। ये दोनों चीजें याद रखनी है और अब हम इसको बताएंगे भी किस कारण से ये 0 होता है, किस कारण से ये कम होता है। तो इन आवेशों के बीच में निर्वात हो तो अधिकतम बल कार्य करता है, यदि इनके बीच में कुचालक पदार्थ हो तो बल कम लगता है, यदि सुचालक पदार्थ तो बल का मान घटकर कितना हो जाता है, अचानक से 0 हो जाता है। यदि हम कोई भी धात्विक प्लेट इनके बीच में रखें तो ऐसा बिहेव करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, ये और ये दोनों फॉर्मूले। तो माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता हो गई, माध्यम की विद्युतशीलता हो गई। अब हम पढ़ते हैं परावैद्युतांक, 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 डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक। परावैद्युतांक का तात्पर्य क्या है, या इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। और इसका जो प्रतीक है वो है एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको परावैद्युतांक भी कह सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। और वैसे डाई इलेक्ट्रिक जो शब्द है उसको हम कुचालक से ही प्रदर्शित करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कुचालक। ओके, तो देखिएगा परावैद्युतांक का तात्पर्य क्या है, परावैद्युतांक हमें क्या बताता है, परावैद्युतांक मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता हमें क्या बताते हैं, इसका तात्पर्य है कि मतलब यदि किन्हीं दो आवेशों के बीच में हम कोई माध्यम रख दें, चाहे वो सुचालक चाहे कुचालक, यदि कोई माध्यम की उपस्थिति कर दें तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो घटकर कितना कम हो जाएगा, कितना गुना कम हो जाएगा, ये किस कौन शो करता है, एप्सिलॉन आर शो करता है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे लिखें, तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में दोनों आवेशों के बीच का बल
मतलब हम ये कह सकते हैं FM, और नीचे FA यानी F निर्वात, F निर्वात। दूसरा हम ये कह सकते हैं FM। ये FM का मतलब नीचे आगे लिख सकते हो माध्यम में दोनों आवेशों के बीच में बल का मान। तो देखिएगा एप्सिलॉन r बराबर निर्वात के अंदर तो यहां से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1, इसको यहां वैसे आएगा नहीं तो मैं इधर साइड में लिखता हूं। देखिएगा एप्सिलॉन r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन माध्यम की उपस्थिति में कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। तो एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से एप्सिलॉन का फॉर्मूला भी आता है एप्सिलॉन नॉट, इसको इससे गुणा करा दें, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये तो है माध्यम की विद्युतशीलता और ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता जो हमें बताता है कि माध्यम की उपस्थिति में बल का मान कितना गुना कम हो जाता है। तो कितना गुना कम हो जाता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना मान कम हो जाता है। इनकी जो वैल्यू है अलग अलग माध्यम की उपस्थिति में वो भी आपके सिलेबस में दी गई है, आपको कई वैल्यू याद भी होनी चाहिए। तो मैं बता दूं एप्सिलॉन r मतलब परावैद्युतांक की वैल्यू, और एक तरफ मैं लिखूं माध्यम कि माध्यम क्या हो, तो आप देखोगे कि पहला है एक नंबर मैं कहूं जैसा कि आपके हवा का है 1.0059 1 के लगभग इक्वल। एक भी निर्वात का कितना होता है मैं बता दूं, निर्वात के लिए, निर्वात यदि माध्यम की जगह क्या है निर्वात है तो कितना होता है 1। ऑक्सीजन O2, तो O2 भी एक तरीके से मतलब हम कह तो नहीं सकते कि निर्वात है, परंतु लगभग यदि निर्वात के समकक्ष होता है। हवा या निर्वात यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो क्योंकि पॉइंटों में थोड़ा सा आगे जाकर इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती है, तो इसलिए आप एक काम में ले सकते हैं। O2 के लिए इसकी वैल्यू 1.00053। फोर्थ, जैसे हम बात करें सुचालक पदार्थों की, सुचालक, तो सुचालक हो तो इसके लिए होता है एप्सिलॉन r का मान होता है एप्सिलॉन r की वैल्यू इनफाइनाइट। और फिफ्थ है जैसे कि ग्लिसरीन तो 2 से 2.2 से 2.5। इस प्रकार से बहुत सारे यदि माध्यम इसमें हों। आसूत जल एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, आसूत जल दिख रहा है, आसूत जल। आसूत जल का मतलब ये होता है जिसके अंदर कोई लवण ना हो, शुद्ध पानी जिसे हम कहते हैं। कुचालक की बातें व्यवहार करता है, किसकी तरह व्यवहार करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। और आसूत जल के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है 80। ये आपको याद रखना है, निर्वात वाला याद रखना है, O2 का याद रखना है, सुचालक का याद रखना है, हवा का। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके दो रहेंगे, निर्वात वाला रहेगा सबसे, ये आपको याद रखने हैं। कहीं भी न्यूमेरिकल आए तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू सीधी पुट कर सकते हो। ओके, आपके समझ में आया होगा ये। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कूलाम का नियम यहाँ कंप्लीट होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कूलाम का सदिश निरूपण। कूलाम का सदिश निरूपण मतलब हमारे पास में ये जो फोर्स है वो कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इस पे कितना बल लग रहा है, इसके द्वारा इस पे कितना बल लग रहा है, उस बल का मान हम सदिश रूप में बताएंगे, वेक्टर क्वांटिटी के रूप में बताएंगे कि मान कितना लगता है, कितना कितना मान यदि बराबर होता है या नहीं होता है, वो भी आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। ये हमारा हो गया कूलाम लॉ कंप्लीट। ओके, थैंक यू। आगे आप इसका मतलब जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आगे की वीडियो में